साइंस का मेन पर्पज आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, जिसके लिए हम आपको साइंस की जानकारी बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में देते हैं, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को खुद से और भी बेहतर बना सकें। लेकिन इसके लिए आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। और आप सीखेंगे कैसे? मैं जैसे भी एक एक वीडियो बना करके हर एक इन्फॉर्मेशन को आपको शेयर करता हूँ, तो आप हमारी सभी वीडियो को बड़ी ही बारीकी से और ध्यान से अगर सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपका नॉलेज पहले से ज़्यादा होगा। और इससे सबसे बड़ा फायदा आपको क्या होगा कि आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। तो इस तरह से अगर आप सीखेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप अपने हेल्थ के लिए आत्मनिर्भर हो सकते हैं, और उस आत्मनिर्भर के अभियान में मदद करेंगे हम। आपकी बीमारियों का कंट्रोल आपके हाथ में है, ना कि डॉक्टर। आपके शरीर में किसी भी प्रकार के पॉजिटिव या नेगेटिव चेंजेस हो रहे हैं, डेवलपमेंट या ग्रोथ हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि आपका फूड कितना हेल्दी है। आपके फूड जितना हेल्दी होगा, आपका हेल्थ भी उतना ही अच्छा होगा। योर बॉडी इज द व्हीकल ऑफ योर लाइफ। तो फूड को सिखाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, और आप अगर उसको सीख कर चलने की कोशिश, यानी आगे आप थोड़ा भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी जिंदगी की गाड़ी बड़े ही आसानी से और अच्छे से चल सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डाइट डॉक्टर आरपी यादव आज आपको फूड से रिलेटेड होने वाली बीमारियां, यानी फूड से हमारे पास जो भी बीमारियां हो रही है, जो आज के डेट में डायबिटीज, मोटापा, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, या जितनी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या लाइफस्टाइल डिजीज बोला जाता है, ये सभी बीमारियों का फूड से किस तरह से रिलेशन है, उस बात को हम आज बताने की कोशिश करेंगे। और अगर आप समझेंगे तो आपके पास ये क्लियरिटी आपको भी हो जाएगी कि जब फूड ही हमारे सभी बीमारियों का कारण है, तो हम फूड में अगर चेंजेस कर लेते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। इसको एक एक स्टेप में हिस्टोरिकली किस तरह से हमारे खाने में चेंजेस हुआ, हमारी बीमारियां चेंजेस हुई, हमारा ट्रीटमेंट चेंज हुआ, ये सब तीनों चीज़ों को अगर हम ध्यान से समझेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमारा फूड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब हम पीछे की सभी वीडियो का रिकैप लेते हुए आपको हमारे पिछले वीडियो में कुछ न कुछ उस बातों का इसेंस यहाँ दिखेगा, और अगर आपने पीछे की वीडियो देखा होगा तो आपको पूरी बातें और भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आज के कई सौ साल पहले इतनी सारी बीमारियां नहीं हुआ करती थी जो आज देखने को मिलती हैं। आज इतनी सारी बीमारियां देखने को क्यों मिल रही है, वो हिस्टोरिकल चेंजेस किस तरह से हुआ, हम उसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। यानी कई सौ साल पहले की अगर हम बात करें तो उस समय लोग इतने ज़्यादा बीमार नहीं हुआ करते थे, और अगर बीमार भी होते थे तो इन्फेक्शन जैसी बीमारियां होती थी जो इस तरह से परेशान या इस तरह की तकलीफें नहीं होती थी, और वो अलग तरीके से बड़े ही आराम से उसको ठीक किया जा सकता था। उसके लिए उस समय वैद्य लोग होते थे, और वैद्य लोग उस समय लक्षणों के आधार पर इलाज किया करते थे, और नेचुरल तरीके से लोग खाना खाते थे, नेचुरल तरीके से रहते थे, मेहनत ज़्यादा करते थे, और जो कुछ भी खाते थे वो आराम से डाइजेस्ट होता था, और वो एनर्जी के लिए या जिस तरह से डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए यूज हो जाता था। लेकिन आज चेंजेस क्या हुआ है, आप हम उस बात की चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कि आज के 60-70 साल पहले अगर हम चले जाते हैं तो फूड इंडस्ट्री आई मार्केट में, और इन फूड इंडस्ट्री ने हमारे मानव के विकास के लिए काम किया। लेकिन हमने ये देखा कि मानव का विकास तो कम हुआ, फूड इंडस्ट्री का विकास ज़्यादा हुआ। अब फूड इंडस्ट्री ने क्या किया कि जैसे ही फूड इंडस्ट्री मार्केट में आई, फूड इंडस्ट्री ने हमें टेस्ट परोसना चालू किया, और उस टेस्ट के चक्कर में सभी फूड्स प्रोसेस होने लगे, और प्रोसेस फूड होने की वजह से जितने भी जैसे हम नेचुरल फूड की हमेशा बात करते हैं, तो नेचुरल फूड में जो कुछ नेचर के द्वारा दिया हुआ इंग्रेडिएंट्स जो हमारे लिए हेल्दी होता है, हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है, वो सभी चीज़ें जब प्रोसेस करके फूड्स परोसे जाने लगे तो बहुत सारी चीज़ें उस प्रोसेस फूड में
यानी मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब चीजें वहां से गायब होती चली गई। और आप देखेंगे कि आज गांव के किसी भी कोने में चले जाइए, कहीं भी आपको इस तरह के पैक फूड मिल जाएंगे। जबकि आज के 70-80 साल पहले की बात अगर हम देखते हैं तो उस समय कहीं भी इस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं मिलते थे और लोगों को मजबूरन बोले या जैसे भी हो उनको नेचुरल फूड खाना पड़ता था। और नेचुरल फूड जब खाते थे और वो मेहनत करते थे, व्यायाम करते थे, काम इस तरह से करते थे, तो उनको इस जो होने वाली बीमारियां जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियां पहले देखने को नहीं मिलती थी या कम होती थी। लेकिन अब देखेंगे आपकी ये बीमारियां इतना ज्यादा स्पीड में अभी क्यों होने लगी? क्योंकि जैसे ही प्रोसेस फूड आया मार्केट में, हम ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस फूड, पिज्जा, बर्गर, बिस्किट, नमकीन, ये सब जो भी चीजें प्रोसेस जो मार्केट एक फैक्ट्री से बनकर आ रही है, इसमें टेस्ट तो है लेकिन जो रियल में बॉडी के लिए जो बॉडी की एक्चुअल नीड है वो उसमें से गायब है। लेकिन हमें क्या है, टेस्ट लग रहा है और टेस्ट की वजह से हम खा रहे हैं और खा रहे हैं तो हमारा भाई हेल्थ बढ़ रहा है। और हम ये देखेंगे एक चीज कि जैसे हम मोटे होने लगते हैं तो हमें एक हेल्दी और मीन्स प्रोस्पेरिटी का एक मतलब फीलिंग आती है कि हम तो बहुत हेल्दी हो गए हैं, हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये बात शायद आपको नहीं पता होगी कि हेल्दी होना क्या होता है। तो मोटे होने से हम हेल्दी नहीं है, मोटे होने से हमारे पास बीमारियां हो रही हैं और वो बीमारियां किस तरह से होंगी या होती हैं वो हम आपको एक एक करके आगे की वीडियो में भी बताएंगे। लेकिन आज हम आगे इस हिस्टोरिकल बातों को लेकर चल रहे हैं। तो इसमें साइंस ने भी तरक्की की, बीमारियों के ऊपर रिसर्च ज्यादा होने लगा और हार्ट अटैक के मरीज का पोस्टमार्टम करके ज्ञात हुआ कि अटैक से मरने वाले मरीजों की आर्टरी में ब्लॉकेज होता है और वो ब्लॉकेज की वजह से उनकी मृत्यु हो रही है। और ये ब्लॉकेज कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। यहाँ आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है जिसकी वजह से उनकी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। तो अब कोलेस्ट्रॉल आया कहाँ से हमारे आर्टरी में? तो ये बताया गया कि हम जो फूड खा रहे हैं उसमें फैट ज्यादा है और वो फैट ज्यादा होने की वजह से हमारे आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है और ये कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए डेंजरस है। तो इस तरह से अगर हम कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं यानी फैटी फूड खाना कम कर देते हैं तो आने वाले समय में हमें बीमारियां नहीं होंगी या इस तरह से हार्ट अटैक की बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट या जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है या फूड इंडस्ट्री, सभी लोगों ने लो फैट डाइट प्रोपोगेट करना चालू कर दिया। जब लो फैट डाइट प्रोपोगेट करना चालू किया तो आप देखेंगे कि हमारे फूड से फैट गायब हो गया। और एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही हम नेचुरल फूड खाते हैं, जिस तरह से हम आलमंड की बात करें, ग्राउंड नट की बात करें, तो जब हम नेचुरल फूड्स लेते हैं तो इसके अंदर जो फैट होता है वो फैट प्रोटीन के साथ में अटैच रहता है और जैसे ही हम फैट को बाहर करते हैं तो प्रोटीन भी वहां बाहर हो जाता है। जब हमें लो फैट डाइट प्रमोट किया जाने लगा तो वहां से हमारे फूड से प्रोटीन भी गायब हो गया। अब हमारे खाने में बचा क्या? कार्ब। मैक्सिमम हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज बढ़ गया, वो चाहे वो प्रोसेस फूड में हो, चाहे पिज्जा बर्गर में हो, चाहे हमारे ग्रेन में हो। क्योंकि हमारे ये इसी बीच में इस 70-80-100 सालों के बीच में ग्रेन का भी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। ग्रेन अलग अलग तरीके से ज्यादा पैदावार होने लगी और हम ग्रेन ज्यादा खाने लगे। तो ये ग्रेन में भी कार्बोहाइड्रेट है और हम वो भी नेचुरल सिस्टम से बाहर आकर के प्रोसेस करके खाने लगे। जब हम नेचुरल सिस्टम से बाहर आकर के प्रोसेस फूड खाने लगे तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा वहां बढ़ गई। गवर्नमेंट ने या फूड इंडस्ट्री ने लो फैट डाइट प्रमोट करना चालू किया, वहां पर भी हमें फैट कम होने की वजह से कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बढ़ गया। अब ये सब देखेंगे, जो मैंने बोला ना हिस्टोरिकल चेंजेस किस तरह से हुआ। जैसे ही हम कार्ब रिच फूड ज्यादा खाने लगे, इसका प्रमोशन होने लगा, फूड ज्यादा प्रोसेस होने की वजह से भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वहां से निकल गए। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हम तो वैसे ही पहले से अधिक ग्रेन खाते थे और वो ग्रेन में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है और जब हमें प्रोसेस फूड परोसा जाने लगा
तो हमारे फूड में जो इंटेक कार्बोहाइड्रेट का है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ गया। अब बात आती है कि हमें बताया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। बात ये भी सही है, लेकिन आप एक चीज़ को ध्यान देंगे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एट ए पर्टिकुलर टाइम आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होना कितना चाहिए। जब कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में होना चाहिए तो फिर हम इतने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक क्यों करते हैं। दूसरी चीज़ एक और समझने की बात आपके लिए बताऊंगा कि आपने कभी इस बात को समझने की कोशिश की है कि हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो क्या है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का कुछ भी नहीं बना है। हमारी बॉडी में जो कुछ भी बना है वो प्रोटीन और फैट का बना है। हमारी बॉडी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो जिसे हम सेल कहते हैं, वो सेल का जो स्ट्रक्चर है, उस सेल का स्ट्रक्चर प्रोटीन और फैट से बना है। अगर जो भी साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको ये चीज बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो जब सेल फैट और प्रोटीन से बना है और वही सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से पूरा बॉडी का सिस्टम बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट तो हमारे बॉडी में 1 ग्राम का भी हमारे बॉडी में कोई स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, लेकिन उसकी एक लिमिट मात्रा है। दूसरी बात आती है कि प्रोटीन और फैट भी तो एनर्जी देता है, तो हम उसको क्यों नहीं यूज करें। इस तरह से हम देखेंगे कि यानी हमारा कहने का मीनिंग यह है कि आप समझिए कि कार्बोहाइड्रेट की हमें रिक्वायरमेंट कितनी है और हमारे बॉडी में जो भी डेवलपमेंट या रिपेयर हो रहा है वो कंटिन्यू हो रहा है, और उस समय के लिए हमें क्या जरूरत है, प्रोटीन और फैट की। लेकिन हमारे खाने से प्रोटीन और फैट तो डेफिनेटली बाहर हो गया, कार्बोहाइड्रेट बढ़ गया। अब कार्बोहाइड्रेट बढ़ने की वजह से ये हिस्टोरिकल चेंजेस किस तरह से हुए वो भी आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होने लगा और यही कार्बोहाइड्रेट हमारे पूरे मेटाबॉलिक केमिस्ट्री को डिस्टर्ब करके रखा है। वो कैसे करके रखा है वो हम आपको बताएंगे। यही कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में केवल एक लोगों को लगता है कि शुगर ज्यादा खाएंगे तो डायबिटीज होगा। ऐसी बातें नहीं है, ये गलत धारणाएं हैं। शुगर ही, ये कार्बोहाइड्रेट ही ब्लड प्रेशर, थायराइड, आर्थराइटिस, हार्ट अटैक, हाई बीपी, किडनी डिसऑर्डर्स, किडनी फंक्शंस जो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, किडनी डैमेज, ये सब चीजें सभी कार्बोहाइड्रेट के ऊपर डिपेंड है। और कार्बोहाइड्रेट ही इस पूरी बायोकेमिस्ट्री को चेंज करके रखा हुआ है, जिससे ये सब बीमारियां हो रही है। तो कोई जरूरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएंगे तो डायबिटीज ही होगा। कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा इंटेक होगा, हो सकता है आपको डायबिटीज ना हो। वो भी आप एक एक चीजों को समझेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों नहीं होती है और किस तरह से होती है। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज्यादा ले रहे हैं तो आपको और भी दूसरी बीमारियां होना स्वाभाविक है। ये 100% है, ये डेफिनेटली यही हो रहा है। तो इस तरह से जब हम देखेंगे कि जैसे कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के साथ साथ में जब एक पर्टिकुलर अमाउंट में जाता है, एक निश्चित अमाउंट में जाता है, एक कम अमाउंट में जाता है, तो वो हमें एनर्जी देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में जाता है, और ब्लड में एक सिस्टम बनाया हुआ है बॉडी का कि इतनी ही मात्रा में ब्लड में शुगर का लेवल होना चाहिए। तो जैसे ही शुगर का लेवल बढ़ता है और हम नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, तो वो बढ़ी हुई शुगर हमारी बॉडी विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन उसको मसल सेल्स में, लीवर सेल्स में या एडिपोज सेल्स में उसको डिपॉजिट कर देती है। और डिपॉजिट इसलिए कर दी जाती है कि वो बॉडी का एक नॉर्मल मैकेनिज्म है कि आज बंदे ने ज्यादा खा लिया है, इसको डिपॉजिट कर दो, और कल कभी टाइम पे खाना इसको नहीं मिला या लेट मिलता है तो बॉडी उसको रीयूज कर लेगी एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो रोज इंटेक हमारा ज्यादा चालू रहता है। होता क्या है वो भी थोड़ी सी यहाँ केमिस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे बॉडी की। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज्यादा हुआ, डाइजेस्ट हुआ, ब्लड में गया, जैसे ही ब्लड में कार्बोहाइड्रेट का लेवल बढ़ता है वैसे ही हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट करना चालू करता है। जैसे इंसुलिन का सिक्रेशन ज्यादा होता है, ये पैंक्रियाज से निकला हुआ इंसुलिन जितनी भी अधिक से अधिक कार्बोहाइड्रेट हमने खाया है उसको ठिकाने लगा देता है। उसको ठिकाने लगा देता है मतलब वो क्या करता है, डिपॉजिट करता है। और डिपॉजिट भी किस तरह से करता है, वो फैट के रूप में कुछ मात्रा में वो
मतलब फ्यूचर एनर्जी के लिए स्टोर करता है, बट स्टोर के बाद क्या होता है कि वो फैट में कन्वर्ट होकर के वो कार्बोहाइड्रेट डिपॉजिट हो जाता है, और वही डिपॉजिट होने के बाद हम देखते हैं कि हम धीरे धीरे मोटे हो रहे हैं। और कभी कभी वो डिपॉजिट कहीं किडनी में हो रहा है, कहीं ब्रेन में हो रहा है, कहीं कहाँ कहाँ हो रहा है, और जहां जहां भी वो डिपॉजिट हो रहा है वहां पर ये बीमारियां पैदा कर रहा है। दूसरी चीज हम बताना चाहेंगे कि जिसे हमें बताया जाता है कि इंसुलिन एक एनाबॉलिक ग्रोथ हार्मोन है। तो इंसुलिन एनाबॉलिक ग्रोथ हार्मोन है, तो जैसे ही कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज्यादा होगा तो इंसुलिन आएगा। इंसुलिन भी जब ज्यादा आएगा तो वो ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट कहाँ करेगा? जहां रिक्वायर्ड है वहां करेगा, बट ज्यादा है तो अननेसेसरी भी ग्रोथ करेगा वो। जब अननेसेसरी ग्रोथ कहीं भी होगा तो कहीं भी वो डैमेज करेगा, और वही डैमेज हमारी सभी बीमारियों का कारण है। तो अब देख रहे हैं आप कि हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ले रहे हैं, हम मोटे हो रहे हैं, हम हेल्दी फील कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली बाद में हम बीमारियों के चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हैं। तो ये हो गई हिस्टोरिकल चेंजेस हमारे खाने का। दूसरा हिस्टोरिकल चेंजेस हम देखेंगे कि हाँ, इसी साथ में हम एक चीज और भी बताना चाहेंगे कि बात हम चूंकि हमेशा डायबिटीज की करते हैं, तो डायबिटीज किस तरह से हो गई। जब हमारा इंटेक ग्लूकोज का ज्यादा हुआ, इंसुलिन को ज्यादा आना पड़ा रोल में, इंसुलिन ज्यादा आने लगी ब्लड में, तो वो ज्यादा इंसुलिन डिपॉजिट करने लगा। तो कुछ समय के बाद जब हम मोटे हो गए, ज्यादा समय निकलने के बाद, बॉडी ज्यादा मोटे होने के बाद, या एक पर्टिकुलर स्टेज तक जाने के बाद बॉडी के सेल्स रिएक्शन चालू कर देते हैं। भाई अब जो है इंसुलिन को इस तरह से सिग्नल देना चालू करते हैं, सेल्स के रिसेप्टर्स इस तरह से काम करने लगते हैं कि अब हमें ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, ग्लूकोज मत भेजो मेरे पास। इंसुलिन को इस तरह से सिग्नल देते हैं। सिग्नल जैसे इंसुलिन को जाता है कि भाई मुझे ग्लूकोज नहीं चाहिए, और वो सेल्स अपना दरवाजा बंद कर देते हैं और मीन्स ग्लूकोज को लेना बंद कर देते हैं। तो इंसुलिन क्या करता है, यानी पैंक्रियाज क्या करता है कि वो और भी ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन पैदा करना मतलब बनाने लगता है। इंसुलिन जैसे ज्यादा मात्रा में बनती है, वो जो भी कार्बोहाइड्रेट आया है उसको जबरदस्ती ले जाकर के सेल्स में ठूस देती है, और ये प्रक्रिया सालों साल चलते रहती है। अब होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद वो सेल्स बहरा हो जाता है, मतलब अब सुनना ही बंद कर देता है, उसके रिसेप्टर्स काम करना बंद कर देते हैं। अब वो इंसुलिन वहां पहुंचने के बाद भी सेल्स के रिसेप्टर्स काम नहीं करते हैं, और आप देखेंगे कि वहां इंसुलिन का लेवल भी बढ़ा होने लगता है और ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ा हुआ होने लगता है, और तब हमें बता दिया जाता है कि आपको डायबिटीज हो गई। अब एक हिस्टोरिकल चेंजेस हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे कि आज के 20-30 साल पहले की जब बात करें हम, तो उसके पहले यही चीज समझा जाता था, ये बात समझ में आती थी, समझाई जाती थी, और डॉक्टर लोगों को यही बात मालूम थी कि हमारे ब्लड में या हमारे बॉडी में इंसुलिन या तो नहीं बन रहा है या कम बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है। तो हम यही जानते थे कि हमें डायबिटीज इंसुलिन की कमी की वजह से या इंसुलिन न बनने की वजह से डायबिटीज हो रही है, और जिसके लिए ट्रीटमेंट भी कैसा हुआ कि हमें जो गोलियां दी जाने लगी। यहाँ भी आप हिस्टोरिकल चेंजेस देखिए कि हमें गोलियां दी जाने लगी कि वो गोलियां करती क्या थी। आज एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे, आप ध्यान में रखेंगे कि डायबिटीज में जो दी जाने वाली गोलियां हैं, ये गोलियां आपके इंसुलिन नहीं बनाती हैं। इंसुलिन मैन्युफैक्चरिंग में उनका कोई रोल नहीं है। पैंक्रियाज को स्क्रीच करके जो बनी हुई इंसुलिन है उसको उसके सिक्रीशन में हेल्प करती है, वो जबरदस्ती ज्यादा इंसुलिन बनाने की कोशिश करती है, बट पैंक्रियाज अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही इंसुलिन बनाएगा। तो इस तरह से गोलियां क्या करती हैं कि जबरदस्ती पैंक्रियाज को स्क्वीज करके इंसुलिन को बाहर निकालती हैं, और वो इंसुलिन जबरदस्ती काम करती है। और इस तरह से आप देखेंगे कि जब हम काफी सालों तक गोलियां खाते रहते हैं, कई साल से गोलियां खा रहे हैं, तो वो पैंक्रियाज को स्क्वीज करते करते पैंक्रियाज की इफिकेसी को गोलियां कम कर देती हैं, और कुछ दिनों के बाद वो पैंक्रियाज भी बेहोश होकर गिर जाता है, बोलता है अब मेरे बस का नहीं, अब मैं इंसुलिन नहीं बना सकता हूँ। उस टाइप में, उस कंडीशन में आप देखेंगे कि 100% इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, और डॉक्टर बोलता है कि आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लगेगा, और तब उसको हम टाइप 1 डायबिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं। और अभी तक जो हम बात कर रहे हैं आपको, ये टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहे हैं। तो यही टाइप 2 डायबिटीज फ्यूचर में टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाती है, और बाद में इंसुलिन ही आपका एक अल्टीमेट सोल्यूशन बचता है। यही एक मात्र उपाय बचता है कि हम इंसुलिन के बगैर आगे अब नहीं चल पाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे
कि हिस्टोरिकल चेंजेस किस तरह से हमारे बॉडी में हुए और इन ट्रीटमेंट में हुए। अब दूसरी एक चीज और इसी में बताना चाहेंगे हम कि ये सब चीजें जब चल रही थी बॉडी में, तो होता क्या है कि कोई एक साइंटिस्ट ने कुछ रिसर्च किया, बताया, वो चीजें लोगों के सामने आई और वो हम यूज करने लगते हैं। जो भी डॉक्टर्स हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनको जो साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया है, जानकारी दी है, उसको उनको बताया जाता है। उनका कोई पर्सनली कोई रिसर्च नहीं रहता है। जो किसी मेडिसिन के बारे में ये बताया गया कि ये मेडिसिन इस तरह से काम करती है, हम उसको यूज करने लगते हैं। बाद में देखते हैं कि अरे ये मेडिसिन से तो साइड इफेक्ट हो रहा है, ये मेडिसिन तो नुकसान कर रही है। बाद में फार्माकोलॉजी में ये चीजें बाहर आती हैं कि भाई ये मेडिसिन नुकसान कर रही है। फिर फार्मेसी वाले बैन करने की बात करते हैं कि भाई ये मेडिसिन बैन किया जाए, या वो मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाती है, फिर हम बंद कर देते हैं। तो ये नॉर्मल सिस्टम है मेडिसिन का। तो जैसे ही हम इस तरह की मेडिसिन मार्केट में आई और यूज की जाने लगी, तो लोगों को डायबिटीज में इफेक्ट होने लगा, अच्छा होने लगा, लोग ठीक होने लगे। तो ये चलते रहा। बट कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी थे जो इस थियरी को नहीं मान रहे थे और उनका और भी इस पे रिसर्च चालू रहा, क्योंकि साइंस का काम ही है नॉलेज गेन करना, किसी न किसी तरह से हमको और भी चीजों को बाहर लाना है, सीखना है, समझना है। तो साइंटिस्ट लोग इस तरह से अपना काम करते रहे। जब साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि यहाँ पर तो टाइप 2 डायबिटीज जो हम बोल रहे हैं, इस टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन का लेवल भी ज्यादा है और शुगर का भी लेवल ज्यादा है, मतलब यहाँ ग्लूकोज भी ज्यादा है और इंसुलिन भी ज्यादा है। तो फिर हम इंसुलिन की गोली, इंसुलिन को और ज्यादा बनाने के लिए या मीन्स स्क्वीज करके निकालने के लिए, उसके सिक्रेशन के लिए गोलियां क्यों दे रहे हैं? तो इस पर काफी सालों से रिसर्च किया गया और उसमें हम एक डॉक्टर का नाम बताएंगे, एक अमेरिकन इंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट डॉक्टर जेराल्ड रेवन। जेराल्ड रेवन ने जब सन 1989 में एक नया चीज यानी नई जानकारी सामने लाया, तो ये आने के बाद पूरे जगत में डायबिटीज के ट्रीटमेंट का पूरा नजरिया ही बदल गया और डायबिटीज ही नहीं, मेटाबॉलिक सिस्टम को ट्रीट करने का नजरिया ही बदल गया। वो चीज क्या है? जैसे ही डॉक्टर जेराल्ड रेवन ने इस चीज की जानकारी दी कि हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज नहीं हो रहा है, जब बल्कि यहाँ पर इंसुलिन तो ज्यादा है और इंसुलिन ज्यादा होने के बावजूद भी हमारे शरीर में इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है सही तरीके से, मतलब सेल्स और इंसुलिन के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया है, एक प्रतिरोध हो गया है, इन दोनों के बीच में जमती नहीं है, इन दोनों के बीच में एक झगड़ा एक तरह से चल रहा है बॉडी के अंदर, क्योंकि हम इधर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं, उधर इस पैंक्रियाज को ज्यादा इंसुलिन बनाने के लिए पुश किया जा रहा है, तो इंसुलिन भी ज्यादा है और यहाँ कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा है और ये दोनों सेल्स और इंसुलिन के बीच में एक तरह का प्रतिरोध पैदा करके रखे हैं और इसको उन्होंने इंसुलिन रेजिस्टेंस का नाम दिया। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब 1989 आज से करीब 25-30 साल पहले ये चीज जब बाहर आई कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से टाइप 2 डायबिटीज होती है, तो ट्रीटमेंट का पूरा सिस्टम ही बदल गया। तो मेरा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने का मेरा मतलब यही है कि हमारे खाने में किस तरह से चेंजेस हुए, बीमारियां किस तरह से चेंजेस हुई, ट्रीटमेंट की पद्धति किस तरह से चेंजेस हुई। तो आज जब आप देखेंगे कि ये जब 1989 में डॉक्टर जेराल्ड रेवन ने ये चीज को, इस बात को बताया, तो इस बात को भी प्रैक्टिकली या और भी साइंटिस्ट अपने अपने ढंग से समझने लगे, करने लगे, जांच करने लगे, तो इसमें भी 20 साल निकल गए और 2010 को आते आते ये देखा गया कि अब जो है सभी साइंटिस्ट या डॉक्टर्स इस बात पर अलग अलग देशों में काम करने लगे और उन्होंने देखा कि डॉक्टर जेराल्ड रेवन की बात को मान करके अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं, तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है तो हमारा सिस्टम पूरा अच्छे से काम करने लगता है। यानी उन्होंने ये बात पर जोर दिया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स किया जा सकता है और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स किया जा सकता है तो डायबिटीज हो या उससे रिलेटेड और भी जितने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, इनको हम ठीक कर सकते हैं, इनको रिवर्स किया जा सकता है। तो इस पर काम ज्यादा होने लगा और इसी बात को देखते हुए रिसर्च और जानकारी जो मुझे नॉलेज में आई, उस पर मैंने भी काफी अच्छे से काम करने की कोशिश किया, सीखने और समझने की कोशिश किया। तो मुझे भी ये चीज प्रैक्टिकली आधार पर देखने को मिली कि नहीं, रियल में अगर हम कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को बैलेंस कर देते हैं तो हमारा
जितनी भी प्रकार की इस तरह की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं, ये सभी बैलेंस हो जाती हैं। सभी डिसऑर्डर्स या डिसबैलेंस, इम्बैलेंस हमारा एक सिस्टम में आ जाता है, बैलेंस में आ जाता है। हमारा बॉडी का होम्योस्टेसिस जो है वो होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाता है, और जब बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाता है तो हमारी सभी बीमारियां धीरे धीरे निकल जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। तो इस तरह से हमारा कहने का मतलब यह है कि हिस्टोरिकली देखेंगे तो हमारे खाने में किस तरह से चेंजेस हुआ, हमारे ट्रीटमेंट में किस तरह से चेंजेस हुआ, साइंस के नॉलेज में किस तरह से अपग्रेडेशन हुआ, और ये सब चीजें बहुत ही कम समय में, पिछले 10 सालों में ज्यादा मार्केट में स्पीड में काम करने के लिए लोग बहुत सारे मार्केट में आए और जो काम कर रहे हैं। फिर भी जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, जो पुराना सिस्टम है, उस सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होता है। ये नई चीजें इस लेवल तक लोगों को नहीं बताई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं मीन्स सिलेबस में हमें, या प्रोटोकॉल की बात करते हैं। हमारे प्रोटोकॉल में ये नहीं है, आपके प्रोटोकॉल में ये नहीं है। आपको जो मीन्स डाइटरी गाइडलाइंस बोले या जो मेडिकल गाइडलाइंस हैं, उसमें इस चीज को नहीं बताया जा रहा है, उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो हम आज के डेट में, जैसे कि आपने कोरोना पीरियड में भी देखा होगा कि हर समय हर एक जगह गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है। तो आप थोड़े से इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए थोड़ा सा अलग ट्रैक पर जाएंगे, और आपको करना कुछ भी नहीं है। इसमें आपको आपके डाइट को चेंज करना है, आपके फूड को चेंज करना है, और आपको खुद रिजल्ट समझ में आएगा। आपको कुछ देना लेना नहीं है, कुछ अलग से करना नहीं है। अगर आप इसको करने लगते हैं तो आपको खुद इस बात के लिए, आपको मानने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, ये रिजल्ट है। और ये चीजें, हर एक चीज जो हमने आपको जितनी भी बातें बताई है यहाँ पर इस वीडियो में, आप देखेंगे कि हम एक हर बात को साइंस के बेस से बता रहे हैं। तो साइंस को जब आप समझेंगे, यानी आपको, मैंने पहले ही बोला कि आपको इसके लिए जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जब आप जानोगे तो आप मानने के लिए तो आपको मजबूर होना पड़ेगा, आप मान जाओगे ऑटोमेटिक। तो इसको मानने के लिए आपको जानना पड़ेगा, और जानने के लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक एक वीडियो के माध्यम से हर एक एक पहलू को, एक एक डिटेल्स को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश मैं करूंगा। और आपको बस करना यही है कि उसको, हर वीडियो को देखना है और बारीकी से उस बातों को सुनना और समझना है। आपको ये नहीं देखना है कि हमारी वीडियो की क्वालिटी कैसी है, बट आपको ये देखना है कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, हमारे उस वीडियो में इसेंस क्या है, उसको निकालिए। और उसको अगर आप सुनेंगे, समझेंगे, तो मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपका नॉलेज पहले से और लोगों से ज्यादा होगा। और आपका जब नॉलेज ज्यादा होगा तो आप अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। इस तरह से हमने ये देखा कि हमारा पहले के जो सिस्टम में कारण ही गलत था, तो निवारण तो, मतलब समझने का जो सिस्टम था हमारा, हम कारण को ही गलत समझ रहे थे, तो निवारण तो सीधी सी बात है गलत होने ही वाला है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बीमारियों के मकड़ जाल में फंसते चले जा रहे हैं पुराने सिस्टम को, या जो अभी भी हम, जिसको हम आधुनिक सिस्टम ही क्यों ना बोले, ये सिस्टम अभी हमें बीमारियों के मकड़ जाल में लेकर जा रहा है। तो आप इस आत्मनिर्भर के अभियान में हमारा हेल्प कीजिए, और हेल्प इसलिए नहीं कि मुझे कुछ मिलने वाला है, आप हेल्प इसलिए कीजिए कि लोगों को इस चीज की जानकारी हो, लोग हेल्थ की तरफ ध्यान दें। और जब लोगों का हेल्थ मिलेगा लोगों को, तो उस चीज की मुझे भी खुशी होगी। और इसीलिए मैं ये वीडियो भी बार बार आपको शेयर करने की बात, या लोगों को देने की बात, या भेजने की बात, और चैनल को सब्सक्राइब करने की बात करूंगा, ताकि आपको हम जब नई वीडियो बनाएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी तुरंत मिले, और आपका नॉलेज और भी पहले से ज्यादा हो। तो इस तरह से हम आपको अगले वीडियो में कुछ नई चीज लेकर आएंगे, नई जानकारी के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।